Hello, welcome guys. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing class 12th cash flow statements. हमने अब तक 10 पार्ट्स हमारे कंप्लीट कर दिए थे लेक्चर्स के, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के प्रॉपर, और हम काइंड ऑफ वीकेंड से पहले इलस्ट्रेशन पे आ गए हैं जो हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इसको ऐसे ही सॉल्व किया था. एक बार हम पूरा सा अच्छे से बना के इसको सॉल्व करेंगे और आगे भी काफ़ी इलस्ट्रेशन है उनको भी देखेंगे. ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो बताना है. ठीक है. क्या दे रखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स दे रखी है. और क्या दे रखा है? अदर इनकम दे रखा है जिसका एक नोट भी है. उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस कर रखे हैं. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 15,000 का. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 15,000 का. डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये है आपका नॉन कैश एक्सपेंस. ये क्या है आपका? नॉन कैश एक्सपेंस. उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, हमें देखना नीचे नोट्स में. उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेस 8,000, और फिर दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या उसका हिसाब होता है. प्रोविजन फॉर टैक्स एक तरीके से एक्चुअल टैक्स आपने पे नहीं किया, आपने प्रोविजन बनाया कि मैं इतना, मेरा इतना टैक्स बन सकता है, तो मैं हिसाब से इस हिसाब से मैं अपने एक्सपेंस दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में. मैं उसको आपको पूरा लॉजिक अभी समझाता हूँ. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट हमारा नोट है अदर इनकम. अदर इनकम में दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. मशीनरी को बेचने पे प्रॉफिट हुआ. क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है? आंसर इज नो. ये किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का. और प्रॉफिट हुआ है सेल पे, मशीनरी को बेचने के. यानी कि कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? कैश इनफ्लो हुआ, यानी पैसा आएगा और ऐड होगा. सो अगर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है? अदर इनकम में डाल रखा है. ठीक है, और अदर इनकम में डाल रखा है जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा हुआ दिखा रहा होगा. प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा हुआ दिखा रहा होगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा. ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे आइटम की वजह से बढ़ा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को माइनस कर देंगे. यानी ये माइनस हो जाएगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा. ठीक है. इनकम टैक्स रिफंड, इसका भी मैं आपको समझाऊंगा. फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन दे रखा है, गुडविल अमोर्टाइज दे रखा है. ये दोनों ही हमारे क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें पैसा नहीं लगता. ठीक है, आ जाओ थर्ड पे आते हैं हम. क्या बोल रखा है? अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस में क्या है? रेंट दे रखा है. रेंट दे रखा है तो रेंट पे किया ही होगा, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा. तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है. लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है. इसका मतलब मैंने इक्विपमेंट को बेचा और मुझे मैंने मेरे बेचने पे मुझे नुकसान हो गया. नुकसान का मतलब क्या हुआ? सर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे पास से पैसा गया है. ठीक है, गया है. अब आप सोचोगे लॉस कैसे हुआ, मेरे पास पैसा तो गया ही नहीं. अब आप एक चीज सोचो, लॉस ऑन सेल कैसे निकलेगा? ठीक है, लॉस ऑन सेल कैसे निकलेगा? परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस, या फिर मैं बोलूं उल्टा, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस. अगर नेगेटिव में आया, अगर नेगेटिव में आया, नेगेटिव का मतलब परचेज प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है. यही तो होता है. अगर मान लो कोई चीज मैंने 20 रुपए में खरीदी और उसको फिर मैंने 15 रुपए में बेच दिया. कोई चीज मैंने 20 रुपए में खरीदी और उसको मैंने 15 रुपए में बेच दिया. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या हो गया? 5 रुपए का नुकसान हो गया. इसी को कहते हैं लॉस ऑन सेल. इसी को क्या कहते हैं? लॉस ऑन सेल. ऊपर अपन ने पढ़ा था प्रॉफिट ऑन सेल. इसका मतलब जितने में हमने खरीदा उससे ज्यादा में हमने बेच दिया. यहाँ पे क्या बोल रहा है? लॉस ऑन सेल. ठीक है, अब हम दो चीजें लिख सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. डोंट माइंड, यहाँ पे लाइट आ जा रही है तो ये मेरे कैमरा सिस्टम्स की आवाज थी. इफ यू गॉट इट, नहीं तो फिर बढ़िया है. हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं. देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, मान लो परचेज प्राइस 20 है और सेल प्राइस 15 है. ठीक है,
मैंने परचेज किया इक्विपमेंट को, कितने में परचेज किया, 20 में परचेज किया, यानी मैं लिख दूंगा 20 माइनस, क्यों, क्योंकि परचेज किया, पैसा गया है। उसके बाद मैंने सेल किया, सेल किया तो सेल करना भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसी इक्विपमेंट को सेल किया, और सेल करने पे क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 15, क्या लिख दूंगा, 15। तो मेरा नेट कितना आया, नेट आया -5, ठीक है, नेट क्या आया, -5, और इन्हीं दोनों को एलिमिनेट कर दो और आप डायरेक्ट लॉस ऑन सेल लिख दो, तो आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट -5 लिख दोगे लॉस ऑन सेल। आई मेरी बात, अब आप वही, आपका क्वेश्चन यही होगा कि लॉस ऑन सेल क्यों आया, लॉस ऑन सेल क्यों आना चाहिए, इस वजह से आना चाहिए लॉस ऑन सेल, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। उसके बाद हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमारे काम आएगा। रेंट पेबल दे रखा है, रेंट पेबल क्या है, हमारा करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। नाउ रेंट पेबल पहले था 2000, अब हो गया 2500, यानी करंट लाइबिलिटी 500 से बढ़ गई, तो मेरा क्या कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा, सर मेरा कैश इनफ्लो होगा, और कैश इनफ्लो होने पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चेंज कितना आया, 500 प्लस का चेंज आया, ठीक है, यानी मैं 500 प्लस कर दूंगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, प्लस होता है, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या है, प्लस है, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स भी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। 21,000 था, अब कितना हो गया, 25,000, यानी 4,000 इंक्रीज हो गई है, ये भी करंट लाइबिलिटी, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा ऐसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, मेरा करंट असेट है, और ये क्या हुआ है, 15,000 से 21,000 हो गया, यानी 6,000 बढ़ गया है, पर मेरा करंट एसेट बढ़ता है तो मेरा कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो यानी मैं 6,000 इसको माइनस में लिख दूंगा। इन्वेंट्रीज देखो, पहले 25,000 था, अब कितना है, 22,000 है, यानी 3,000 कम हो गया है। अगर कोई करंट एसेट, अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है तो मेरा क्या, कैश इनफ्लो बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, यानी मैं यहाँ लिख दूंगा, कितने से हुआ है, 3,000 से कम हुआ है, मैं प्लस में लिख दूंगा 3,000, ठीक है। कितना हो गया ये टोटल, लगाते हैं हम, ये हो गया 4,500 माइनस 6,000 प्लस 3,000, 1,500 हो गया ये, ठीक है, 1,500 हो गया। आ जाओ, बना लेते हैं अब सॉल्यूशन। सबसे पहला वर्किंग नोट हम लिखेंगे, ठीक है। आई वुड से कि आप वर्किंग नोट बाद में चालू करा करो पहले, या तो फिर अपन ऐसे ही कर लेते हैं ना, देखो पहले अपन क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, आई थिंक इतनी स्पेस काफ़ी है। यहाँ से मैं वर्किंग नोट चालू कर देता हूँ। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, यही तो चाहिए होता है। निकालते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है, आ जाओ देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 12,000, ठीक है, 12,000 दे रखा है। इस 12,000 में से मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया है, मैंने ऐसा एक्सपेंस माइनस किया है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एड बैक कर दूंगा, ठीक है, या मैंने ऐड बैक कर दिया। एक और चीज, एक और चीज आपने नोटिस की होगी जो टैक्स से रिलेटेड है और हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रही है, वो कौन सी चीज है, अदर इनकम्स में आई हुई इनकम टैक्स रिफंड। क्या इनकम टैक्स रिफंड, जो हमारा प्रॉफिट आया उसमें इनकम टैक्स रिफंड का भी तो हाथ है ना, भाई अपन ने इनकम टैक्स रिफंड एज एन इनकम दिखाया है, ठीक है, एज एन इनकम दिखाया है, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, ठीक है। उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने उसको पहले ऐड किया था, उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा, तो अब हम उसका इफेक्ट हटाने के लिए उसको डिडक्ट कर देंगे। तो यहां मैंने
कितना हो गया ये हो गया 17,000। ठीक है, आ जाओ लिख लेते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना है? 17,000 है। कितना है? 17,000। ठीक है, आ जाओ इसमें ऐड कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्या थे नॉन कैश आइटम्स हमारे क्वेश्चन में? सर दो थे, एक था डेप्रीसिएशन और गुडविल अमोर्टाइज्ड। हमने गुड डेप्रीसिएशन और गुडविल अमोर्टाइज हमारे प्रॉफिट में से माइनस किया था। ठीक है, हमने माइनस किया था, सो हमारे पास हमको निकालना है कैश प्रॉफिट कि हमारा प्रॉफिट कैश में कितना है। हमारा प्रॉफिट कैश में कितना है? तो जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो तो उसमें से तो कट चुका है ना डेप्रीसिएशन और गुडविल, उसमें से डेप्रीसिएशन और गुडविल कट चुका है। और डेप्रीसिएशन और गुडविल की वजह से हमारा कैश कम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, उस कटे हुए डेप्रीसिएशन को वापस ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं ऐड depreciation goodwill amortized। ठीक है, क्या क्या है? ये है 5,000 और 2,000। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आइटम्स रिलेटेड टू अदर एक्टिविटीज, यानी ऐसे आइटम्स जो नेट प्रॉफिट में कंसीडर किए गए हैं पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या कंसीडर किया गया है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा प्रॉफिट बढ़ा रही होगी, हमारा नेट प्रॉफिट है जो बढ़ा रही होगी। ठीक है, बट ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन्होंने ऐड कर रखा है, प्रॉफिट बढ़ा रखी, हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, कितना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी? 2,000 है, मैं लेस कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाते हैं आप। नेक्स्ट क्या है अपना इन्वेस्टिंग आइटम का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का? लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया था लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट माइनस कर दिया गया है किस में से? नेट प्रॉफिट में से। बट जबकि ये माइनस नहीं होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ऐसी आइटम माइनस कर दी है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है। तो हम क्या करेंगे? इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। 3,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है और हम इसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम निकाल लेंगे टोटल। ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं। 17,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000 प्लस 3,000, ये हमारा आ गया 25,000। इसको क्या बोलेंगे हम? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम चेंजेस इन
वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन व्हाट, वर्किंग कैपिटल। आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन रेंट पेबल। सबसे पहले हम क्या कैटेगराइज कर लेते हैं कि ऐड क्या होगा और लेस क्या होगा। एक ही चीज है जो लेस होगी, सबसे पहले ऐड वाली कर लेते हैं अपन। पहला था इंक्रीज इन रेंट पेबल, कितना है, 500 है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितना है, 4000 है। फिर क्या, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितना था, आई गेस 3000 था, है ना। ठीक है, कितना था, 3000 था, हाँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ये हमने निकाला था, कितना आएगा, 1500 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकम टैक्स का इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, आपको अगर याद हो, मैंने बताया था कि इनकम टैक्स जो एक्चुअली में पे करते हैं ना, उसका हम इफेक्ट डालते हैं। पर अगर आप ये सोचो कि यार इनकम टैक्स पे की डिटेल तो दे ही नहीं रखी है हमें, हमें तो प्रोविजन फॉर टैक्स और इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है, दे रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, वर्किंग नोट 2, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10,000 रुपीज, और क्लोजिंग क्या दे रखा है, 13,000 दे रखा है ना। ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा हमारे क्रेडिट साइड पे, 10,000। ठीक है, ओपनिंग, गॉट इट। उसके बाद क्लोजिंग कहाँ आएगा, गलत कर गया हूँ, ओपनिंग 10,000, ठीक है, क्लोजिंग 13,000। देखो ये वर्किंग नोट है, तो आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, कोई वो नहीं है। आई थिंक वर्किंग नोट के लिए तो आपको इतना लेवरेज चलता है। अब आप देखो, ओपनिंग मेरा 10,000 था, ओपनिंग मेरा 10,000 था, और मैंने प्रॉफिट्स में से कितना प्रोविजन फॉर टैक्स और बनाया है, मैंने प्रॉफिट्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स और कितना बनाया है, ये देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। कितना बनाया मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स और 8,000, यानी एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री ये हुई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में अपना क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बढ़ गया, 8,000 से बढ़ गया। क्या आया होगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ जी सर। अब यहाँ पे 18,000 हो गया टोटल, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 18,000 ही होगा ना टोटल। बट अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग 500 है, 5,000 है, वो क्या चीज़ है सर, वही है हमारा इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वही है हमारा क्या, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने, अब मेरी बात सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या करते हैं, टैक्स आप किस पीरियड के लिए देते हो, पूरे साल के लिए,
पूरे साल के लिए, ठीक है। ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है ना, यही तो। आप इस पे देते हो पूरा टैक्स, ठीक है। बट टैक्स आप पे कब करते हो? आप टैक्स पे करते हो मान लो जुलाई या सितंबर में, जब भी डेट होती है, ठीक है। पेड ऑन दिस। और एक्चुअल टैक्स क्या आपका बन रहा है वो क्या होता है, आप अपने हिसाब से टैक्स का एक अमाउंट डिसाइड करते हो कि मेरे हिसाब से टैक्स बनेगा 8,000 का, ठीक है। और फिर बाद में आप उसको अपनी डिटेल्स के साथ अपलोड करते हो और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं, हमारे हिसाब से 10,000 बनेगा। तो आप कितना टैक्स पे करोगे? आप पे करोगे 10,000, ठीक है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमारे अकॉर्डिंगली 10,000 आपका बनता है, तो आप 10,000 पे करोगे, ठीक है। तो होता क्या है, आपको पे बाद में करना है, आपको सितंबर जुलाई के आसपास पे करना है अपना अपना इनकम टैक्स, ठीक है। और आपको पे कौन से पीरियड का करना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। और आप बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कब बना रहे हो? P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कब बना रहे हो? 31 मार्च को बना रहे हो। अब 31 मार्च को आपको क्या पता, 31 मार्च को आपको क्या पता कि कितना आपने टैक्स पे किया है, कितना आपने टैक्स पे किया है, ठीक है। कितना आपने टैक्स पे करना है, कितना आपको टैक्स पे करना है, आपको नहीं पता। तो आप क्या करते हो? यू मेक अ प्रोविजन एंड डिडक्ट और चार्ज इट फ्रॉम P&L। चार्ज इट फ्रॉम व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 8,000 का ये चार्ज कर दिया। इनको लगा कि हमारा कितना आएगा, हमारा टैक्स बन सकता है 18,000 का, हमारा टैक्स बन सकता है, ठीक है। 10,000 इनके पास ऑलरेडी थे, तो इन्होंने क्या किया, 8,000 का और प्रोविजन बना दिया, ठीक है। बट अब देखो, एक बात बताओ, ये चीज तो हो गई, ठीक है। ये चीज तो हो गई, ये मान लो ये प्रीवियस ईयर की चीज हो गई, ठीक है। अब इस पीरियड में जो जुलाई सितंबर आता है, उसमें भी तो टैक्स पे किया गया होगा ना अपने पिछले साल का। टैक्स एक्चुअली पेड फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आपने टैक्स पे किया होगा वो तो इसी में किया हो गया होगा ना। प्रीवियस ईयर का टैक्स आपने इसी साल में तो पे किया हो गया होगा। तो ये जो इनकम टैक्स पेड है, जो हम यहाँ लिखने वाले हैं, बैंक अकाउंट टैक्स पेड, वो कब आया होगा? यहीं तो आया है। 5,000 का हमने टैक्स पे किया है, 5,000 का हमने टैक्स पे किया है, ठीक है। नाउ देखो, ओपनिंग में कितना था? 10,000 था, 5,000 हमने पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं लेस कर देता हूँ। क्लोजिंग में कितना है? 13,000 है। और मैंने इसी टाइम पे प्रोविजन भी बनाया था, कितने का? 8,000 का प्रोविजन बनाया था। कितने का बनाया था प्रोविजन? 8,000 का प्रोविजन बनाया था। आ गई बात समझ में? आई थिंक बहुत क्लियर हो गया। एक चीज और, एक चीज और, सिमिलरली जैसे आप टैक्स पे करते हो सकता है कि आपका रिफंड भी बन रहा हो, बट जरूरी नहीं है कि रिफंड टाइम पे आए। जरूरी नहीं है कि रिफंड टाइम पे आए। मान लो कोई पुराना इनकम टैक्स का पुराने साल का रिफंड पेंडिंग है, और ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या हुआ हो? इनकम टैक्स रिफंड आया हो, ठीक है। कितने का? 3,000 का मान लो आपका रिफंड आया हो, ठीक है। तो 3,000 का रिफंड आपके लिए क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो हो जाएगा। और ऑब्वियसली एक्टिविटी कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपके लिए पे किया है तो आपका क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो, ठीक है। सो आपको टैक्स पेड कितना किया वो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया हमने टैक्स पे कितना किया। अब कर लेते हैं, देखो, इनकम टैक्स पेड कितना किया? 5,000। तो मुझे इनकम टैक्स का रिफंड भी तो मिला है ना, वो भी तो कैश में है। कितना?
3000, ठीक है, 3000 निकाल लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, देख लो 25,000 ऊपर था, उसमें हम 1500 ऐड करेंगे, और इन दोनों का नेट कितना हो गया, 2000 माइनस, तो कितना आ गया 24,500। कैश फ्लो कितना हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, 24,500। यहाँ होता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व।